So operating system, and operating system is an system software, we can say that system software that controls and manages the computer resources. जो भी resources है कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं वहाँ पे उनको सबको मैनेज करता है, वर्क करता है उनके साथ में, एंड देन सो दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन इट. तो आपके जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वहाँ पे जो आप एक्चुअली में रन करते हैं, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स आप रन करते हैं डबल क्लिक करके, वो प्रोग्राम्स जो आप रन करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, वो प्रोग्राम्स के लिए आपके ये वर्क करता है. देन एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सन सोलारिस, लिनक्स, मैक ओएस, उबुंटू, एप्पल्स आईफोन ओएस और दूसरे जो एंड्रॉयड ओएस है वो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वहाँ. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस. जो भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन सबके बीच में एक कंप्यूटर इंटरफेस है वहाँ पे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे देखिए हार्डवेयर के और आपके जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ही आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं. तो फर्स्ट हार्डवेयर के हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर हम यूज करते हैं वहाँ पे जो भी है. इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज द बैकबोन व्हेन इट इज कम्स टू अ सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर बैकबोन है वहाँ पे क्योंकि वही आपके एक्चुअल में हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे, एंड देन हार्डवेयर को यूज ले रहा है वहाँ पे. कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. This is because it has to be therefore before other programs can be run. तो आपको पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है, देन आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो भी दूसरे अदर प्रोग्राम्स है वो रन होंगे. तो इट्स वर्क एज अ मिडिल मैन, दैट मीन्स इंटरफेस और मीडिएटर बिटवीन मशीन एंड यूजर. तो हार्डवेयर डिवाइसेस एंड यूजर के बीच में एक इंटरफेस है वहाँ पे, एक मीडिएटर है वहाँ पे. एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स. सिंपलेस्ट लेवल पे बात करें तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फर्स्ट इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. दैट मीन्स हार्डवेयर रिसोर्सेज मीन्स प्रोसेसर, सीपीयू आपका, मेमोरी डिवाइसेस, डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस जो है कितना ऑक्यूपाई हुआ, कितना फ्री है अभी, मेमोरी, रैम, रोम जो भी है वहाँ पे उनको भी मैनेज करने का वर्क काम है आपके. फिर प्रोसेसर जो भी है, सीपीयू है, वो कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वो भी आपके उसी का पार्ट है वहाँ पे. So second, it provides a stable, consistent way for application to deal with hardware without having to knowledge all about of the hardware. That means अब जो दूसरी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं आपके, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, वर्ड है, एमएस वर्ड वहाँ पे, एमएस ऑफिस में कोई भी पावर पॉइंट, पेंट, कुछ भी एप्लीकेशन आप वीएलसी मीडिया प्लेयर भी आप यूज कर रहे हो, आप विंडोज मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, चाहे कोई और भी मीडिया प्लेयर आप यूज कर रहे हो वहाँ पे, या कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वो उनसे उनको हार्डवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे. तो दे डील विद ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे मैनेज कर रहा है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को. दैट मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वे हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में इतना उसका नॉलेज नहीं है, डिटेल्स नहीं पता, फिर भी वो आपके जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी डिवाइसेस को एक्सेस करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करता है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से वर्क करवाता है कि आप कौन सा डिवाइस वर्क करेगा वहाँ पे. अगर ऑडियो प्ले करना है तो स्पीकर्स को सिग्नल सेंड करने, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिग्नल्स आएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्डवेयर को कहेगा वहाँ पे. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम function of operating system. First is processor management, that means loads the program. जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं उसको लोड करता है मेमोरी में, शेड्यूल करता है प्रोग्राम को कब एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे, एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस प्रोग्राम्स. तो आपके जो भी प्रोग्राम्स है, प्रोसेस है, उनको एग्जीक्यूट करता है, शेड्यूल्स करता है और मेमोरी में लोड करता है. देन मेमोरी मैनेजमेंट, अलोकेट करता है मेमोरी रैम के ऊपर, डीलोकेशन करता है. जब प्रोग्राम आप क्लोज कर देते हैं तो उसको मेमोरी को डीलोकेट करना है फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. फिर डिवाइस मैनेजमेंट, कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज. तो डिवाइस मैनेजमेंट जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी आपके सिस्टम में अटैच है वहाँ पे, माइक है वहाँ पे, या फिर आपके स्पीकर्स हैं, उन सबको मैनेज करता है. यानी स्टोरेज मैनेजमेंट जो आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, जहाँ पे हम परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं. तो मैनेज एंड कंट्रोल द स्टोरेज डिवाइस टू प्रोवाइड स्पेस टू प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड डेटा सेव. तो डेटा को सेव करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है वहाँ पे. एंड देन एप्लीकेशन इंटरफेस, एपीआई.
API और ड्राइवर प्रोवाइड अ वे फॉर एप्लीकेशन टू मेक यूज ऑफ हार्डवेयर सब सिस्टम। तो यहाँ पे ड्राइवर्स जो है एप्लीकेशन इंटरफेस है वहाँ पे वो आपके वहाँ पे वे फॉर एप्लीकेशन टू यूज हार्डवेयर डिवाइसेस, जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइस उनको कैसे यूज करना है उसके लिए ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल। तो यूजर इंटरफेस स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर इंटरफेस जो आपकी GUI है वहाँ पे आइकन्स है, वहाँ पे फोल्डर्स बनते हैं, बटन्स है, वहाँ पे बार्स है, विंडोज है, तो सारा यूजर इंटरफेस है वहाँ पे। दैट मींस स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। Next type of operating system. So there are single user, single task operating system. Single user means at a time a single user can perform tasks, single task on a that particular computer. So these operating system work on single task, that means single work at a time and a single user at a time. फॉर एग्जाम्पल डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपकी वर्क करता है, सिंगल टास्क परफॉर्म करता है एट ए टाइम पे, और एट ए टाइम सिंगल यूजर ही उस पर लॉग इन कर सकता है। फिर सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन मोर देन वन टास्क एट ए टाइम एंड प्रोसेस देम कॉन्करेंटली एट ए टाइम। तो सिंगल यूजर का मतलब है एक ही यूजर वर्क करेगा वहां पे, बट जो टास्क है बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो सकता है वो सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अनदर। तो मल्टीपल टास्क आपके परफॉर्म करता है वहां पे, तो उसको बोला गया यहाँ पे सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर तो वहाँ पे अभी भी एट ए टाइम सिंगल यूजर वर्क कर सकता है। उसका एग्जांपल विंडोज 95 और उसके बाद में जो विंडोज के वर्जन आए वो सारे आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर में इन दीज ओएस मल्टीपल यूजर आर अलाउड टू एक्सेस द सेम डेटा और इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम वाया नेटवर्क। तो सेम टाइम पे बहुत सारे यूजर्स आपके मल्टीपल यूजर्स आपके पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंटर को यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसके एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 7, विंडोज एक्सपी भी वहाँ पे था। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर अ सिंगल प्रोसेस रन ऑन टू और मोर प्रोसेसर्स। अब क्या होता है मल्टीपल प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर आपके अटैच होते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे ज्यादा वर्क होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है वहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर, वहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे। तो प्रोसेसिंग मशीन्स आर मैनी, सो मैनी, वन और मोर, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितनी भी हो सकती है वहाँ पे। टू और मोर प्रोसेसर रन, तो सिंगल प्रोसेस रन ऑन टू और मोर प्रोसेसर्स। ऑल प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट टेक प्लेस इन अ पैरेलल वे, हैंस दिस ओएस कॉल्ड एज पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसके क्या है यहाँ पे पैरेलली वर्क करता है, क्योंकि आपकी वो स्मॉल सी टास्क जो है उसको सब टास्क में डिवाइड करता है एंड देन वो अलग अलग प्रोसेस पे सेम टाइम पे वर्क आपकी वर्क करता है वहाँ पे। जैसे कुछ भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है जो इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो आपके अलग अलग ऑपरेशंस जो है, जैसे एडिशन किसी और को सिस्टम वन ऑपरेटिंग सिस्टम वन प्रोसेसर वन को दिया, डिवीजन का काम प्रोसेसर टू को, मल्टीप्लिकेशन का काम प्रोसेसर थ्री को, और सब्ट्रैक्शन का काम प्रोसेसर 4 को दे दिया। तो यहाँ पे वर्क इस तरह से डिवाइड किया वहाँ पे एंड देन उसको प्रोसेस कर रहा है सेम टाइम पे। फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो उसके लिए वापस तो क्या होगा आपकी जो वर्क है उसको सब डिवाइड कर दिया वहाँ पे एंड देन पैरेलली वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो स्पीड फास्ट हो जाएगी आपकी। तो जहाँ पे हम बात करते हैं जैसे आपके सर्च इंजन वगैरह हैं, सर्वर्स हैं, वो आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स पे ही वर्क करते हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर अटैच होते हैं वहाँ पे, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम नहीं होता, वो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम होता है। इसीलिए वो एट ए टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड देन आपकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स भी सेंड करता है आपको। फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके जनरली डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं, जो हमारी वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव्स है वहाँ पे वॉशिंग मशीन के अंदर है, तो वहाँ पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो एम्बेडेड, दीज आर एम्बेडेड इन द डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसके अंदर ही फिट होता है, विच इज लोकेटेड इन रोम। एक रोम आपका अटैच होती है उसके अंदर सारे मेन्यू की फंक्शनलिटी डिफाइन होती है वहाँ पे। तो ओवेस और माइक्रोवेव में सेटिंग्स होती है, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, उसके बेसिस पे हम कुकिंग करते हैं वहाँ पे। वॉशिंग मशीन में भी आपकी वॉश के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सेटिंग्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वॉशिंग करते हैं। तो वो पहले से ही प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर्ड है, रोम के अंदर, और उसी को बोला गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो पहले से ही आपके वॉशिंग मशीन के साथ में ही अटैच होकर आता है रोम में। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दीज ओएस द कंप्यूटर वर्क इन कोऑपरेशन विद अदर ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम जो है अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है वहाँ पे, और वो अलग अलग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो साइमल्टेनियसली उन सब में आपस में ही आपके सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में। जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस आपके लगे हुए हैं,
तो नेक्स्ट आपके बुक में से देखिए सिलेबस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स जो भी हैं जो विजिबली आपको देख सकते हैं वहाँ पे उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। Software, these are the recorded instruction and programs that govern the working of computer. Software क्या है? Instruction जो आपके set of instruction are known as program, जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को गवर्न करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क टू अचीव अ स्पेशल वर्क गोल। फिर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए यहाँ पे आपके एक बस है, दैट मीन डेटा बस और सिस्टम बस। वहाँ पे इसमें डेटा आपका फ्लो करता है। सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू में एएलयू कंट्रोल कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और यहाँ रजिस्टर्स है जो आपके अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए टेम्परेरी मेमोरी है यहाँ पे रजिस्टर। ये मेमोरी आपकी जहाँ पे स्टोरेज यूनिट भी है, ये रैम है यहाँ पे फिजिकल मेमोरी। यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह, CD रोम वगैरह, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट वहाँ the input unit is formed by the input devices attached to a computer. Example of input device जो है आपकी कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक डिस्क, इंक करेक्टर रीडर दैट इज MICR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। तो इनपुट यूनिट इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो इनपुट यूनिट जो है आपके, हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं वहां पे, तो इनपुट जो भी है वहां पे वो लेता है, उसको कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, एंड देन सिंस अ कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर ऑपरेट होता है आपके जनरली इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज समझता है अदर ऑन और ऑफ, और हाई और लो वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑन का मतलब हाई वोल्टेज है, ऑफ मींस लो वोल्टेज। दैट मींस द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ, हाई और लो वोल्टेज, और द बाइनरी लैंग्वेज दैट यूजेस जस्ट टू सिंबल्स, वन फॉर ऑन एंड जीरो फॉर ऑफ। बाइनरी सिंबल्स भी है वहाँ पे जो कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में वहाँ पे वन मींस ऑन स्टेट और हाई वोल्टेज, जीरो मींस ऑफ स्टेट और लो वोल्टेज। तो इन्हीं आउटपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग आपके, तो ऑल द इनपुट कंसिस्टेड ऑफ डेटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट जो भी आप दे रहे हैं इसमें इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, कमांड्स भी दे सकते हैं आप वहाँ पे, इसके थ्रू आपको एक्शन टू बी टेकन है वहाँ पे, और डेटा भी इनपुट करवाते हैं जिसके आपको एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे ऐड 2 एंड 3, डेटा यहाँ पे है 2 और 3 और इंस्ट्रक्शन है ऐड। दैट मींस हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं ऐड 2 एंड 3, साथ में डेटा भी दे रहे हैं 2 और 3 इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे। दैट मींस इनपुट में आप डेटा भी इनपुट कर रहे हैं वहाँ पे और इंस्ट्रक्शन भी इनपुट दे रहे हैं। तो कुछ है आपके कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन, माइक। तो कीबोर्ड इज टाइपराइटर लाइक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू टाइप इन लेटर्स। माउस आपके जो है पॉइंटिंग डिवाइस विद आइदर अ रोलर और ऑन इट बेस और सम लेजर मैकेनिज्म। लेजर जो आपके जनरली हमारा रेड लाइट वाला है। तो माउस कंट्रोल मॉनिटर मूवमेंट ऑफ मॉनिटर ऑन द स्क्रीन। Microphone, we can send sound input to computers through a special input to, we can send or we can take in sound input from computer using mic। तो माइक से जो भी इनपुट लेंगे, साउंड इनपुट लेंगे वहां पे, सेंड करेंगे वहां पे आपके कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसको मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड फ्रॉम इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। जनरली माइक जो है साउंड जो भी रिसीव किया उसके सिग्नल्स तो कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर फॉर्मेट में, विच इज नोन एज डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो, और देन कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर देगा। तो माइक कैन वर्क इफ कंप्यूटर हैज ए स्पेशल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। कंप्यूटर माइक जब भी वर्क करेगा अगर आपके साउंड कार्ड कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा। दैट मींस साउंड कार्ड हम जनरली इंस्टॉल करते हैं वहां पे। नेक्स्ट इज आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर। आउटपुट कमिंग फ्रॉम सीपीयू इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings, characters, graphical or audio visual form। that means अब आउटपुट जो है सीपीयू प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट वहां पे, दैट मींस आउटपुट को कन्वर्ट करेगा वहां पे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्म, ह्यूमन जो है आपकी बाइनरी फॉर्म में डेटा जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो आपके कंप्यूटर जो है वहां पे सीपीयू से जो भी बाइनरी सिग्नल्स मिले 0 एंड 1 की फॉर्म में उनको करेक्टर, ग्राफिकल और ऑडियो विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड देन आपके मॉनिटर और प्रिंटर स्पीकर के थ्रू डिस्प्ले कर देगा वहां पे। मॉनिटर डिस्प्ले करेगा, प्रिंटर वहां पर प्रिंट करेगा, स्पीकर वहां पे रिसीव जो साउंड रिसीव करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक उसको आपके ऑडिबल फॉर्मेट में आपके ऑडिबल करेगा वहां पे साउंड।
So monitor or screen is the most common form of output from a computer. It displays information in the similar way to that shown on television screen. टेलीविजन स्क्रीन पे कैसे आपकी पिक्चर डिस्प्ले होती है वैसे सेम आपके मॉनिटर के ऊपर भी डिस्प्ले होगी. तो पिक्चर ऑन मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी कलर डॉट कॉल्ड पिक्सेल्स. तो आपकी जो पिक्चर्स जो बनती है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से बनती है, कलर डॉट से वहाँ पे तो पिक्चर बनती है वहाँ पे उन डॉट्स को बोला जाता है पिक्सेल्स. तो जब हम पिक्चर को बहुत ज़्यादा एनलार्ज करेंगे देखेंगे वहाँ पे कि छोटे छोटे पिक्सेल्स पॉइंट से ही आपकी इमेज बनी हुई है वहाँ पे. Next, printers. Printers are the devices that deliver information by means of printed character on the paper. तो प्रिंटर्स क्या है? डिवाइसेज है दैट डिलीवर्स इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन द पेपर. तो यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो प्रिंटेड होगा पेपर्स के ऊपर एंड देन आपके पास प्रिंट होके आएगा वहाँ पे. तो हार्ड कॉपी फॉर्म में डेटा वहाँ पे आपको मिलेगा. स्पीकर्स रिसीव द साउंड in the form of electricity signals from the sound card and then convert it to sound format audible to user. तो यहाँ पे वो साउंड कार्ड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगा एंड देन कन्वर्ट करेगा वहाँ पे साउंड फॉर्मेट में जो आपके यूजर को ऑडिबल हो वहाँ पे. The CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट है मेन आपका मेन ब्रेन कह सकते हैं सेंट्रल a brain of computer as it guides direct control and govern the performance of a computer. That is, it guide the computer, it's direct the computer to do some work, it's control the computer work movement working वहाँ पे governs करता है कंप्यूटर की वर्किंग को वहाँ पे. तो इसके कुछ सब कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स. The first is ALU. ALU perform all the arithmetic operations, that means addition, subtraction, division, multiplication, and some logical operations जहाँ पे comparison operations है वहाँ पे less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, not equal. When two numbers are required to edit, these numbers are sent from memory to ALU पे send करेगा वहाँ पे दो numbers को and numbers and operation क्या addition perform करना है and then ALU वहाँ पे addition perform करेगा and result वापस memory में save कर देगा, स्टोर कर देगा, पुट बैक द रिजल्ट इन द मेमोरी. और इसी के थ्रू बाकी सारे जो ऑपरेशन से अदर ऑपरेशन जो भी है वहाँ पे इसी तरह वर्क करते हैं कि वो एएलयू के पास सेंड कर देता है. फॉर लॉजिकल ऑपरेशन आल्सो नंबर्स टू बी कंपेयर आर सेंड फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू. अब जो भी नंबर्स को कंपेयर करना है वहाँ पे या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे भी हम एएलयू को डेटा सेंड करेंगे कि आपको ये कंपेरिजन करना है. तो मेमोरी से कंपेरिजन करेगा और देन मेमोरी में वापस डेटा सेव कर लेगा कि क्या रिजल्ट जो आया है वो ट्रू है या फॉल्स है वहाँ. तो लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा कंपैरिजन करेगा. तो कंपैरिजन 5 इज ग्रेटर देन 10 ये तक ट्रू होगा या फॉल्स होगा. वहाँ पे दो ही रिजल्ट पॉसिबल है. दीज ऑप्शन प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू और इसी के थ्रू आपका कंप्यूटर जो है डिसीजन क्रिएट करता है. देन कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट जो है सीयू वहाँ पे कंट्रोल एंड गाइड द इंटरप्रिटेशन फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. जो भी आपके डेटा जो है डेटा कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे फ्रॉम डेटा टू इन्फॉर्मेशन बन रही है वहाँ पे तो उसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे सीयू कंट्रोल करता है वहाँ पूरे वर्किंग को. कंट्रोल सीपीयू एक्स एज अ सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंप्यूटर में वो सारा सब कंट्रोल होता है उसके बारे में. सारा कंट्रोल जो है सीयू के हाथ में होता है, कंट्रोल यूनिट के हाथ में. So CU sends control signals until the required operations are done properly by ALU and memory. कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है पर्टिकुलर डिवाइसेस को कि आपको ये काम करना है, आपको ये वर्क करना है, अब आपको ये जो वर्क है अब ये करेगा वो करेगा वहाँ पे. उसके लिए वो सीक्वेंस सेट करता है कि कब कौन वर्क करेगा और वो वहाँ पे मॉनिटरिंग करता है, सुपरवाइजिंग करता है कि अब अभी कौन वर्क कर रहा है, इसके बाद में कौन वर्क करेगा वहाँ पे. तो अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ CPU इज प्रोग्राम एजुकेशन. CPU का मेन काम है program education, carrying out all the instructions stored in the program. The CU get program instruction from memory and execute them one after another. CU का काम है वहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लेगा वहाँ पे मेमोरी से और वन बाई वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा. After getting the instruction from memory in CU, the instruction is decoded and interpreted. Which operation to be performed? जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको इंटरप्रेट करता है, डिकोड करता है एंड देन वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पे वो डिजिटल लैंग्वेज समझता है ओनली. तो हमें जो भी ऑपरेशन है उसको भी आपके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का पड़ेगा जिसका पर्टिकुलर एक कोड होता है वहाँ पे हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने. फिर रजिस्टर्स हैं. रजिस्टर्स जो है प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं, सीपीयू रजिस्टर कहते हैं हम वहाँ पे. तो ये जस्ट होल्ड स्मॉल यूनिट्स ऑफ डेटा ओनली. these are required to hold only a small unit of data. कुछ बाइट्स का डेटा ही स्टोर करने के लिए आपके रजिस्टर्स वर्क करते हैं. तो CPU uses registers to temporarily hold some important processing information during the time the processing is taking place. जो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है जैसे ए और बी है वैल्यू जो उनको मुझे ऐड करना है तो ए और बी की वैल्यू लेगा वहाँ पे और मेमोरी में आपके रजिस्टर्स के अंदर टेम्पररी होल्ड करेगा. क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि
हमारी जो आपकी हार्ड डिस्क है वो स्लोएस्ट है वहाँ पे, देन रैम आपकी थोड़ी फास्टेस्ट है, और फिर जो सीपीयू रजिस्टर्स है वो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं वहाँ पे, और सीपीयू आपका बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है वहाँ पे, मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड पे। बट बाकी की जो आपके डिवाइसेज है, मेमोरी डिवाइसेज, वो उतनी स्पीड पे वर्क नहीं करती है। उसके लिए हमें रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो डेटा यहाँ पे हार्ड डिस्क के रैम के अंदर जाता है, रैम से आपकी सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर जाता है वहाँ। अब इसमें देखते हैं हम कैश मेमोरी भी होती है वहाँ पे। इस तरह से बहुत सारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि सबकी स्पीड स्लो स्लो है वहाँ पे, तो सबकी स्पीड में डिफरेंस है वहाँ पे, तो स्पीड कंप्यूटर के स्पीड को हमें मैच करने के लिए वहाँ पे सीपीयू से मैच करने के लिए नियर बाई हम इस टाइप की मेमोरी यूज करते हैं वहाँ पे। फर्स्ट आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड से डेटा होगा रैम के अंदर, रैम से कैश में, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से वहाँ पे रजिस्टर्स के अंदर कॉपी होगा, और रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइसेज जो आपके सीपीयू की स्पीड को मैच कर जाते हैं। बट उनकी जो साइज है वो बहुत कम है, देखते हैं हम हार्ड डिस्क की साइज देखते हैं 1 TB 2 TB है वहाँ पे, बट रैम की साइज देखते हैं तो मैक्सिमम 16 GB तक अवेलेबल है अभी। फिर अगर कैश मेमोरी की बात करें तो वो 2 और 4 MB की लैच में ही अवेलेबल है वहाँ पे। फिर रजिस्टर की बात करें तो कुछ बाइट्स का डेटा लेता है वहाँ पे, तो मेन इंपॉर्टेंट डेटा ही वो लेगा वहाँ पे, इंस्ट्रक्शन का कोड लेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा फास्ट स्पीड पे। तो हमारी मेमोरी में डेटा आपके मूव करता रहता है, फिर रजिस्टर से जो डेटा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो वापिस हम रैम के अंदर स्टोर करेंगे, रैम से वापस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा वहाँ पे। फिर मेन मेमोरी जो जनरली है, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं, तो मेमोरी बोलते हैं उसको, फिजिकल मेमोरी जो है रैम, वही बात कर रहे हैं। Well, if a computer has a brain, it must have some faculty which will be called memory. So, कंप्यूटर के पास ब्रेन है, तो ब्रेन में कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, क्योंकि हमारी ब्रेन की बात करें तो उसमें मेमोरी स्टोर मेमोरी है वहाँ पे, तो इट डज प्रोसेस ऑफ मेमोरी। हाउएवर द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट अनलाइक ह्यूमन मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी की तरह इतनी अच्छी नहीं है कंप्यूटर की मेमोरी, बट अ ह्यूमन बीइंग कैन रिमेंबर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग, वेयर इज अ कंप्यूटर कैन नॉट। हम लॉन्ग टाइम तक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। Its memory is temporary, volatile. It cannot remember anything after it is switch off. हमारी मेमोरी जो है वो स्विच ऑफ कभी नहीं होती, वो चलती रहती है, वहाँ पे स्टोर रहता है हमारा डेटा जो भी है, लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ रैम, जो फिजिकल मेमोरी है वहाँ पे, इट इज टेम्पररी मेमोरी, दैट मीन्स वॉलेटाइल। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो सारी डेटा जो भी है, इंफॉर्मेशन है, दैट इट इज आउटसाइड, इट कैनॉट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर इट इज स्विच ऑफ। The memory of computer is more like predefined working space where it is temporarily keeps information and data to facilitate its performance. Temporary data आपके स्टोर करता है। Each memory location has a unique address. यहाँ पे भी आपके जो भी memory location है वहाँ पे bytes के according 1 byte को एक memory location address provide किया वहाँ पे। So when the task is performed, it clears its memory and memory space is then available for next task to perform. तो मेमोरी जो भी है, जैसे प्रोसेस 1 आपने प्रोग्राम 1 चलाया वर्ड, वहाँ पे उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होगी वहाँ पे रैम के अंदर। जैसे आपने प्रोग्राम क्लोज किया वहाँ पे वर्ड, जैसे जितनी मेमोरी उसने एलोकेट की वो सारी मेमोरी वहाँ से क्लियर कर देगा। तो व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, एवरीथिंग स्टोर्ड इन मेमोरी गेट इरेज्ड एंड कैन नॉट बी रिकॉल। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ एज सेल, जो हमारी बॉडी में सेल होता है वैसे ही आपके सेल्स हैं। तो ईच ऑफ दिस सेल इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज बिट्स, और उन सेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया बिट्स में। वन बिट, अ बिट मींस बाइनरी डिजिट 0 और 1, और एक बिट पे हम आइदर 0 स्टोर कर सकते हैं 1, क्योंकि कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो नंबर ऑफ बिट्स टुगेदर आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन बाय देयर कॉम्बिनेशन। तो इसी 0 एंड 1 की फॉर्म में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, और 0 एंड 1 की फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका डेटा स्टोर होता है मेमोरी सेल्स के अंदर, जो 8 बाइट वाइज डेटा हम स्टोर करते हैं वहाँ पे। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ऑफन कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और ये एग्जांपल है आपके रैम का। कैची कहाँ है? देखते हैं। सो ये आपकी 1 बिट इक्वल टू बिट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 2 is to power 10, that means 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट एंड सो ऑन। अब फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रैम एंड रोम के बारे में। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो random access memory cells can be accessed for information transfer from any desired random location. We can access any desired memory location, random location from RAM. Anytime we can read that particular location and write on that particular location. The process of locating a word in memory is the same and requires an equal amount of memory, thus named random access.
अब रैंडमली कोई भी आप लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। आपको जरूरी नहीं कि आपको अगर 5,000 एड्रेस पे जाना है, उस लोकेशन पे जाना 5,000 पे, तो आपको 5,000 पे डायरेक्ट पहुंचा देगा वो, रैंडमली उस लोकेशन पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जीरो से लेकर स्टार्ट करेगा वापस 1 2 3 4 5, फिर 100 1 200 300 400, फिर 1000 1000 2000 3000 4000 5000 पे आएगा। तो ऐसा नहीं है, रैंडमली वो उस लोकेशन पे चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड एनवायरनमेंट अचीव थ्रू डेटा इनपुट एंड आउटपुट लाइंस, ये आपका काम का बात नहीं है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रैम जो है डी रैम, एस रैम, डायनेमिक रैम, एस फॉर स्टैटिक रैम। फिर डायनेमिक रैम कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दैट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। Depending on switching section of transistor, the capacitor either contains 0 bit or does hold a charge 1 bit. Dynamic RAM provides volatile storage. Contents are lost in the event of power failure. और डायनेमिक रैम में क्या होता है आपकी, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और कैपेसिटर्स भी लगा होते हैं। और कैपेसिटर जो है कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। आप देखते हैं कैपेसिटर्स जो भी होते हैं वो फैन में भी लगे हुए हैं, वहां पे वो चार्ज स्टोर करते हैं आपको। तो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? चार्ज होने के बाद में आपके फैन को एक बार फोर्स करता है कि वो रोटेट करे, उसके बाद में वो एक स्पीड पकड़ने के बाद में कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पे। जैसे ट्यूबलाइट्स की बात करें तो वहां पे भी स्टार्टर्स लगे होते हैं, तो स्टार्टर भी क्या करते हैं वहां पे, आप कैपेसिटर उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। उससे क्या होता है कि आपकी ट्यूबलाइट को एक बार ब्लिंक करने के लिए फोर्स ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करता है वहां, तो चार्ज स्टोर करता है वहां पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है वो आइदर 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा, कि बाइनरी में डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो डायनेमिक रैम में क्या होगा, जब आपकी पावर फेलियर होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर, तभी आपकी जो रैम है वो इरेज होगी, वहां पे डेटा लॉस्ट होगा उसके केस में, अदरवाइज नहीं होगा। The amount of time taken to produce data required from memory from the start of access until the availability of data is called memory access time. ये आपकी रेफरेंसिंग रिफ्रेशिंग ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, आपको ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या चीज़ क्या है। अब स्टैटिक रैम इज ऑल्सो वोलेटाइल बट एज लॉन्ग एज दे आर सप्लाइड विद पावर you need not know specific regenerate circuit to retain the storage data. The static RAM consists eventually of internal flip-flops that store the binary information. The stored information remains valid as long as power is applied to the unit. Static RAMs take up more space for a given storage capacity than do dynamic RAM, but have faster access speed. स्टैटिक रैम जो भी है वो भी आपकी वोलेटाइल है यहाँ पे, बट डी रैम में क्या होता है कि आपके डेटा को रिफ्रेश करता है, बार बार रिफ्रेशिंग करता रहता है, डेटा को वापस स्टोर करता है, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी इज दैट स्टार्ट्स लूजिंग द चार्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है जनरली, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहाँ पे वो मेमोरी डेटा आपने स्टोर किया 0 and 1, क्योंकि आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर जो है अपने चार्ज को लूज डाउन कर देता है, चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ज कम होगा तो क्या होगा, वहां से वैल्यू जो है आपकी 0 और 1 की वैल्यू वो रिफ्रेश, तो जैसे आपने 1 लिखा तो 1 रिफ्रेश होकर 0 हो जाएगी। तो दैट मींस आपको वापस रिफ्रेशिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 है तो वापस आप 1 राइट करो। तो ये इसके लिए हमें एक स्पेशल सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, वो बार बार मेमोरी में डेटा को रिफ्रेश करता रहता है वहां पे, इसको बोलते हैं मेमोरी रिफ्रेशिंग। मोबाइल है अच्छा वाला वन इतने बोल तो बोल अपन घरी रख किया मैं दिल्ली में वैलिड देखा हाल वो ले जाता बैग रोज जब में हो जाएगा होल्डर में। सो बट इन केस ऑफ स्टैटिक रैम आपके कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप जो है आपके प्रीवियस डेटा को स्टोर करके रखता है। तो जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तभी आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको वापस डेटा आपको वापस इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी रिफ्रेशिंग डी रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये परमानेंट डेटा स्टोर करता है। बट आफ्टर सब स्विच ऑफ ये आपके साथ डेटा रिलीज आउट हो जाएगा। जब तक स्विच ऑन है तब तक डेटा वहां पे रहेगा, आपको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीड ओनली मेमोरी दैट मीन्स द मेमोरी दैट यूनिट दैट परफॉर्म द रीड ओनली ऑपरेशन ओनली। इट डज नॉट हैव राइट कैपेबिलिटी, राइट आप कैपेबिलिटी नहीं होती है, ओनली रीड ओनली कैपेबिलिटी होती है वहां पे, कैपेबिलिटी है उसकी। तो कैपेबल रैम रोम इज कैपेबल टू रीड only operation. It does not have write capability. This implies that the binary information stored in ROM is made permanently during the hardware production of unit. तो जब इसको प्रोड्यूस किया गया उस समय ही हार्डवेयर डिवाइस के जब बनाया गया वहाँ पे मदरबोर्ड को बनाया गया उस समय ही
रोम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड कर लिए, राइट कर दिए वहां पे, और उनको आप बाद में ऑल्टर नहीं कर सकते हो, हेंस नॉन वोलेटाइल है वहां पे। दैट मींस हम बाद में उनको चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही वो डेटा इरेज होगा वहां। वेयर इज रैम, जनरल पर्पस डिवाइस हुज कंटेंट्स कैन बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द कंप्यूटेशनल प्रोसेस। रोम इज रीडिंग डेटा परमानेंटली स्टोर्ड विद इन द यूनिट। परमानेंटली रोम अंदर ही स्टोर होती है आपके, हमारा जैसे आपके मदरबोर्ड के ऊपर स्टोर होती है। तो यहाँ पे पी रैम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Once the chip has been programmed, recorded information cannot be changed, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते वहाँ पे। फिर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे ये भी रोम है, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी that can be erased and chip can be reprogrammed to record different information using a special key room program facility। तो यहाँ पे अब रोम है बट आपको उसमें डेटा जो कि लिखा है उसको इरेज भी कर सकता है वहाँ पे। तो इरेजर इज अचीव्ड बाय एक्सपोजिंग द चिप टू अल्ट्रावायलेट रे। तो अगर आप जैसे चिप को अल्ट्रावायलेट रे के सामने एक्सपोज करोगे वहां पे, तो इसका डेटा जो है इरेज हो जाएगा वहां पे। तो ये हम रीड राइट जो है बार बार राइट नहीं करते वहां पे, तो आपको उसको, तो ईपी रोम साइड ऑफ टू का यूपी अल्ट्रावायलेट पी रोम और इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल पी रोम। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, डबल ई पी रोम। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम्ड इरेज्ड बाय, अब वहां पे था अल्ट्रावायलेट के थ्रू, वहां पे रेज के थ्रू ही आपका डेटा इरेज हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू डेटा आपके इरेज होगा वहां। तो ये बैकअप है, यहाँ पे रैम मेमोरी के लिए भी बैकअप होता है जनरली। व्हेन पावर इज रिटर्न द EEPROM memory can be used to replace the lost content of RAM memory and the microcomputer can continue working just as if nothing has happened। तो ये आपके आज के लिए है, वहाँ पे आप रिवाइज करें, वहाँ पे देखें